आज के सामयिक चर्चा में आप सुनेंगे 7वां राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत बाल विकास परियोजना अधिकारी राधे श्याम पाल से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस बार 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है, जो कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर पोषण के स्तर में सुधार करना और पोषण संबंधी व्यवहार में बदलाव को प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष पोषण माह की थीम पूरक आहार शिशु पोषण का महत्वपूर्ण पहलू है। इस बारे में हमसे विस्तार से चर्चा करने के लिए मौजूद हैं बाल विकास परियोजना अधिकारी राधे श्याम पाल जी। राधे श्याम पाल जी, आकाशवाणी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पोषण अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कुपोषण एक बहुत गंभीर समस्या है जिसको कि भारत सरकार पे बहुत फोकस है और इसके लिए तमाम अभियान भी चलाती है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में कुपोषण मिटाने के लिए जो अभियान अभी वर्तमान में चल रहे हैं उसमें पहला है पोषण अभियान, जो 7वां राष्ट्रीय पोषण अभियान है, जो सितंबर माह में मनाया जाता है। इसके अलावा मिड डे मील योजना चलाई जाती है, जो 300 दिन बच्चों को साल में गर्म पकाया पौष्टिक भोजन दिया जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों पे। और तीसरा पूरक आहार, जो बच्चे घर पे जो उनके पोषक तत्वों की कमी रह जाती है भोजन में, के लिए ड्राई राशन हम लोग देते हैं और उनको बताते भी हैं कैसे विभिन्न रेसिपी बना के इसको खा के। उसमें प्रोटीन रिच आहार होता है, जैसे गेहूं की दलिया होती है प्रोटीन रिच, चना दाल होता है, रिफाइंड तेल होता है। तो ये सब चीजों को हम लोग रेसिपी बना के अलग अलग बताते हैं और स्थानीय खाद्य पदार्थों को भी उसमें शामिल किया जाता है कि कैसे मिलेट है, मोटा अनाज है, जो स्थानीय कहीं जैसे हम लोग इधर पूर्वांचल साइड में बलिया और गाजीपुर मऊ, ये सब चना सत्तू और मक्के का बहुत वो है, ये सब अनाज भी ज्वार बाजरा मिला उला के उसमें बनाया जाता है और वो पौष्टिक हो जाता है। चौथा चल रहा स्वयं प्रबंधन, बच्चों को हम चिन्हांकन करके उनका सामुदायिक और अस्पतालों में उसका प्रबंधन करते हैं। और 5वां चल रहा सामुदायिक गतिविधि, जो अन्नप्राशन गोद भराई हम लोग कराते हैं आंगनबाड़ी सेंटर पे। इससे जो है कुपोषण मिटाने में बहुत मदद। किस उम्र के बच्चों को आप मॉनिटरिंग करते हैं? किस उम्र के वो बच्चे होते हैं जिनकी मॉनिटरिंग की जाती है इस अभियान के तहत? जी, हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र पे 0 से 6 वर्ष के बच्चों का मॉनिटरिंग की जाती है। और वैसे तो हम जब बच्चा गर्भ में आता है उसकी मॉनिटरिंग वही शुरू हो जाती है। सर्वप्रथम उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर हम राशन देने लगते हैं, उसकी हर ANC जांच पे और सारी जांचें कराते हैं, उसको जो भी मल्टीविटामिन आहार वगैरह देते हैं और आयरन फोलिक एसिड दिया जाता है। फिर उसका संस्थागत प्रसव कराया जाता है, फिर धात्री के रूप में उसको राशन दिया जाता है, फिर बच्चे का रजिस्ट्रेशन करके उसको ड्राई राशन और तमाम अन्नप्राशन गोद भराई प्रक्रिया कराई जाती है। तो ये एक चक्र के रूप में है जो गर्भ से लेके 6 साल तक चलता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कुपोषण के मामले कितने देखने को मिलते हैं? बच्चों में कुपोषण का स्तर क्या है? हम लोग तो फील्ड में हैं और जाके रियल टाइम में इनका वजन हर महीने होता है। सरकार की तरफ से हम लोगों को इंस्ट्रूमेंट मिले हुए हैं, वेइंग स्केल मिली हुई है बच्चों वाली, और स्टूडियो इन्फेंटोमीटर मिला हुआ है जो उनकी लंबाई और ऊंचाई नापने की होती है। इसके आधार पे हम लोग सैम और मैम और गंभीर कुपोषित बच्चों को चिन्हांकित करते हैं। तो इस आधार पे हमारे यहाँ अभी मऊ में बता दें कि 22 से 25% कुपोषण है, जिसमें गंभीर कुपोषण की जो श्रेणी है वो 5% है, जिनको की एक्चुअल इलाज की आवश्यकता है और उनको हम लोग जो है अस्पताल भेजकर इलाज भी कराते हैं और उसका फॉलो अप करते हुए उनको स्वस्थ करते हैं। लोगों में इसको लेकर कितनी जागरूकता है पाल साहब? लोगों में जागरूकता तो काफी बढ़ी है, क्योंकि वो लोग खुद डिमांड करते हैं कि हमारे बच्चे को जो सेवाएं सरकारी हैं वो मिलनी चाहिए। जैसे हम जो राशन देते हैं उसकी डिमांड आती है, या क्षेत्र में लोग कहते हैं कि फलाना बच्चा कुपोषित है, कोई आंगनबाड़ी देखने नहीं आई। तो इससे ये पता चलता है कि लोग जो है खुद जागरूक हो रहे हैं अभी जो है कुपोषण के प्रति और अपने बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति। पोषण अभियान के तहत जो मानक तय किए गए हैं उनमें प्रदेश किन मानकों पर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है? हमारे यहाँ ड्राई राशन योजना, मिड डे मील योजना, ये तो पहले से चल रही है, लेकिन एक योजना यूनिक हमारे यहाँ चली, सैम मैम प्रबंधन और सामुदायिक गतिविधियाँ, जो कि पोषण मिशन के तहत चलाई गई। तो इसमें हम सामुदायिक गतिविधियाँ में जैसे अन्नप्राशन और गोद भराई 2 मुख्य गतिविधियाँ हैं। इसके अलावा हैंड वॉशिंग और भी चीजें की जाती हैं, लेकिन ये 2 पेड गतिविधियाँ हैं जिनके हम टोकन मनी भी देते हैं। अन्नप्राशन उन बच्चों को कराया जाता है जो बच्चे 6 माह पूरे कर लेते हैं। तो उससे उद्देश्य ये होता है कि आंगनबाड़ी उसको ध्यान देती है कि 6 माह तक बच्चा कोई भी चीज केवल स्तनपान मांगा करे और बाहरी आहार 6 महीना बाद तो ऊपरी आहार के रूप में हम अन्नप्राशन कराते हैं। इसके अलावा सर्वप्रथम गर्भवती होने पर उसकी गोद भराई कराते हैं, तो उसमें हम जो है पौष्टिक चीजें और उनको खान पान के बारे में बताते हैं और गोद भराई में वो सब चीजें करते हैं कि
देखो भाई जच्चा बच्चा तभी स्वस्थ रहेगा, तुम आयरन युक्त आहार लोगी, विविधता आहार में रहे, थोड़ा थोड़ा करके दिन में कई बार खाना है। 7 समूह होते हैं खाने के, जिसमें हम लोग इंटरवेंशन करते हैं कि 4 समूह जरूर आपके भोजन में हो, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मल्टीविटामिन और मिनरल्स वो मिल जाए। उसमें हमने जो बनाया है वो कि रोटी, चावल और आलू तीनों में से कोई एक थाली में रहे। उसी तरह अंडा, मछली और दाल ये प्रोटीन के लिए है, उसमें से कोई एक थाली में रहे। इसी तरह मौसमी फल सब्जी कोई एक चीज रहे तो आपको विटामिन मिल जाएगा, और कोई फल या जूस इसमें से कोई एक रहे तो ये आपका संतुलित आहार होगा, जिससे कि कुपोषण मिटेगा। और ये जागरूक हो रहा है, हम लोग कैंप भी कराते हैं और इसमें काफी प्रगति हो रही है। सरकार ने नारा दिया है कि पोषण भी पढ़ाई भी, इसको किस जी। प्रकार से लागू कर रहे हैं और इसका कितना प्रभाव देख पा रहे हैं आप? पोषण भी पढ़ाई भी ये आया हुआ है इस बार के 7वां राष्ट्रीय पोषण अभियान में। इस पे सरकार जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए लर्निंग मटेरियल और खेल कूद की सामग्री प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा हम लोग स्थानीय खिलौने जो आंगनबाड़ी और समुदाय द्वारा बनाया जाता है उनको भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि बच्चे खेल खेल के माध्यम से, जैसे खेल से क्या है उनके मांसपेशियों का और ब्रेन का भी अच्छा डेवलपमेंट होता है, और उसके साथ साथ हम पढ़ाई का भी कार्य करते हैं। तो हमारा जो दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे हम जो आंगनबाड़ी केंद्र का लर्निंग लैब के रूप में विकसित कर रहे हैं, उसमें बाला पेंटिंग हो गया, बच्चों के लिए सुलभ बाल शौचालय हो गया, बच्चों के लिए लो हाई डेस्क का बैठने के लिए हो गया, खेल कूद के लिए गतिविधियां हो गई। तो ये सब मिला के हम प्री स्कूल एजुकेशन को उससे कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का पोषण और राशन भी जो हम दे रहे हैं उसको रेसिपी बना के विभिन्न प्रकार के, कि बच्चे उसको चाव से खाएं, मतलब उनका खाने का एक ललक बढ़े। तो ये सब चीजें सब मिला के मैडम चल रहा है, जिससे कि बच्चों का पोषण पढ़ाई साथ साथ चल रहा है। ऐसे कौन से मानक हैं जहां आपको लगता है कि अभी भी हम पोषण में बच्चों में कमी है, जहां मेहनत करने की जरूरत महसूस होती है? हम लोग जहाँ तक समझ रहे हैं कि जो अभी जागरूकता का लेवल है, लोगों के पास संसाधन है, सब कुछ है। जैसे कुपोषण एक मात्र राशन या संतुलित आहार का ही मैटर नहीं है, उसमें जागरूकता का भी मैटर करता है कि कब क्या खाना है, क्या नहीं लेना है। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि अगर कोई औरत गर्भवती होती है तो उसी दिन से उसका पोषण शुरू हो जाता है, जागरूकता शुरू हो जाता है कि उसको क्या खाना नहीं खाना है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोगों को और जोर देने की जरूरत है। जब बच्चा हो गया उसके बाद भी जैसे 6 माह तक हमको कुछ नहीं देना है स्तनपान के अलावा, लेकिन लोग जो है कुछ न कुछ ऊपरी चीज देते हैं, जिससे कि बच्चे का तबीयत बिगड़ जाती है, फिर वो कुपोषण की श्रेणी में आ जाता है। इसी तरह से जो है स्तनपान में भी कमी देखी जाती है, तो इसके प्रति स्तनपान सप्ताह और स्तनपान माह हम लोग मनाते हैं और उनको जागरूक करते हैं, तरीका बताया जाता है, उनको ट्रेन भी किया जाता है कैंप कर करके कि कंगारू मदर केयर जैसे कैसे आप बच्चे को स्तनपान कराएं, कैसे गर्भवती माँ की देखभाल करें, कैसे बच्चे का जो है प्रॉपर 6 साल तक मस्तिष्क का विकास लगभग 90% हो जाता है, तो कैसे उसको माहौल दें आंगनबाड़ी केंद्र से लेके घर तक। तो ये सब चीजें मिलाकर हम जो है जागरूकता के स्तर पे अभी इंटरवेंशन की जरूरत है, जो कि हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी और भी जरूरत है। जैसा कि आपने कहा कि जागरूकता के स्तर पर अभी मेहनत की जरूरत है। लोग खाना खाने को मतलब एक कह सकते हैं कि खाना खाना है तो उसमें उनको ये नहीं पता है कि खाने में क्या चीजें शामिल होनी चाहिए, जिसको हम एक पूरक आहार कहते हैं। पूरक आहार क्या है, आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। पूरक आहार ये है, जैसे हम भोजन घर पे जो करते हैं, हमारे भोजन में बैलेंस डाइट में कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स ये 5 तत्व होने चाहिए। भोजन में जागरूकता कमी से लोग सिंपल रूप से हो सकता है कि केवल कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ले रहे हो, विटामिन की कमी हो जा रही है, या विटामिन और कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो भोजन में जो ये कमी रह जाती है उसके लिए सरकार की ड्राई राशन योजना और मिड डे मील योजना चलती है। जो बच्चे स्कूल पे आते हैं उनको हम पौष्टिक भोजन देते हैं। जैसे हमारे यहाँ सोया बड़ी, मूंगफली और सोयाबीन का सब्जी उब्जी में पड़ता है, तो उससे क्या होता है और दाल बनती है तो उसको प्रोटीन मिल जाती है। इसी तरह से ड्राई राशन हम देते हैं, जो गेहूं की दलिया और चना दाल, तो उसको विभिन्न रेसिपी बना के स्थानीय खाद्य समूह में मिला के बनाने के लिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं। तो ये चीज जब वो अपने मेन खाद्य समूह के साथ इसको शामिल कर लेते हैं तो उनके खाने में जो पोषक तत्वों की कमी रह जाती है वो पूरा हो जाता है, उसी को पूरक आहार कहते हैं। तो हम लोग उनको ये जागरूक करते हैं कि जो राशन जा रहा है इसको थोड़ा थोड़ा करके गर्भवती को, कुपोषित को और बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके रोज दें। अनीमिया एक ऐसी समस्या है जो बहुत आम तौर पर देखने को मिलती है, विशेष रूप से बच्चियों की बात करें तो इसको लेकर आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं और लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं? एनीमिया महिलाओं किशोरियों में एक व्यापक समस्या है और लगभग हम तो कहेंगे ये समस्या 50% के आसपास है। जैसे कि सरकार का मानक है कि 11% हीमोग्लोबिन से ऊपर रहेगा तो वो एनीमिक नहीं, अगर 11 से कम है हीमोग्लोबिन तो वो एनीमिक है। हम लोग स्वास्थ्य परीक्षण एनीमिया कैंप लगाते हैं, उसमें जो है लगभग 50%
महिलाएं ऐसे निकल के आती हैं जिनका कि 10% के आसपास रहता है और लगभग 10% महिलाएं ऐसी आती हैं जिनका कि 9% के नीचे आ जाता है, 7 तक आ जाता है, तो हाई रिस्क में रहती हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है बीएचएनडी सत्र होता है, वहाँ पे किशोरियों को, गर्भवतियों को बुला के उनका हेमोग्लोबिन टेस्ट करके और उनको जागरूक किया जाता है कि अपने खाद्य समूह में हरे साग सब्जियों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें और जो आंगनबाड़ी केंद्र से और इससे आयरन गोली दी जा रही है उसका नियमित सेवन करें, तो जिससे आपकी खून की कमी दूर होगी। दूसरा इंटरवेंशन हम लोग करते हैं पोषण माह में, एनीमिया कैंप लगाते हैं जो ब्लॉक स्तर पे और आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर लगता है और उसमें एनीमिया कैंप में अधिक से अधिक किशोरियों, महिलाओं को सबको बुला के उनका व्यापक स्तर पर परीक्षण कराया जाता है और जो महिलाएं उसमें एनीमिक निकलती हैं उनको हम लोग जागरूक करके खान पान के से और कुछ जो सरकार की तरफ से आयरन फोलिक एसिड गोली दी जाती है IF उसको वितरण करके उनको एनीमिया दूर करने का प्रयास करते हैं। पोषण अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो उनको क्या किसी खास तरह से प्रशिक्षित किया जाता है? हम लोगों का एक रोस्टर बना हुआ है, जैसे 25 आंगनबाड़ी पर एक सेक्टर बनता है जो वहाँ पे एक सुपरवाइजर महिला होती है, वो उनको हर महीने मीटिंग करती है, ट्रेनिंग करती है और विशेष तौर पे माह के अंत में या माह की शुरुआत में विकास खंड स्तर पे सभी आंगनबाड़ियों का बैच वाइज प्रशिक्षण कराया जाता है। जैसे अभी पोषण अभियान चल रहा है तो इसका हम लोग 2 या 3 बैच में प्रशिक्षण कराए हैं। तो हम लोग मास्टर ट्रेनर के रूप में ऊपर से जैसे ट्रेनिंग लेकर आते हैं तो नीचे आके खुद आंगनबाड़ियों को उन सब चीजों के बारे में, खान पान के बारे में और कुपोषण के बारे में, एनीमिया के बारे में उनको जागरूक करके कैसे क्या करना है हर माह प्रशिक्षण दिया जाता है। इनसे इनकी कार्य क्षमता और इनकी जानकारी वृद्धि होती है। तकनीक के इस्तेमाल पर भी काफी जोर दिया जा रहा है पोषण अभियान में। इसके लिए विशेष रूप से सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिससे नतीजों को बेहतर बनाया जा सके। रियल टाइम मॉनिटरिंग की मदद भी ली जा रही है। तो आपको क्या लगता है ये सारे प्रयास अभियान को कितना और प्रभावशाली बना पा रहे हैं? जी मैम, ये तो बहुत अच्छा है। अभी हमारा पोषण ट्रैकर ऐप बहुत कारगर हो रहा है और उसको भारत सरकार द्वारा जो है प्रौद्योगिकी के लेवल पे गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है, इसी साल मिला है। तो पोषण ट्रैकर में क्या है कि एकदम रियल टाइम में क्या गतिविधि हो रही है और वो पोर्टल बना हुआ है। जैसे कि CDPO डैशबोर्ड ब्लॉक लेवल पे है, DPO डैशबोर्ड जिले लेवल पे है और डायरेक्टर डैशबोर्ड आपका वहाँ है शासन स्तर पे है। तो जो आंगनबाड़ी अपना रियल टाइम केंद्र खोली, वहाँ कितने बच्चों को भोजन दी, कौन बच्चा साइम निकला, उसको क्या फॉलोअप किया गया, कहाँ भर्ती किया गया, ये सेम डेटा हर पोर्टल पे दिखाई देता है। तो इससे ये आसानी होती है कि हमारे निकल के डेटा एक्चुअल आ जाते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है और उसको हमें क्या करना है। तो हम लोग उस डेटा को निकाल के एनालिसिस करते हैं और उसको जैसा जहाँ जो उपचार की जरूरत होती है, जो मदद की जरूरत होती है, हम लोग उसको करते हैं। ये इफेक्टिव मॉनिटरिंग की बात करें और जैसे आपने कहा कि हम समय रहते इंटरवेंशन अगर करें तो जो कुपोषण है इसको हम समय रहते इस पर काबू पा सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? जो ऐप आ गए हैं रियल टाइम में, उस पे जो है अगर आंगनबाड़ी 100% बच्चों का वजन करके और सभी बच्चों का फीडिंग कर देती है, उसकी वजन लंबाई जैसे कुपोषण नापने के लिए है, तो रियल टाइम में हमको डेटा मिल जाता है। तो उसको तत्काल हम स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से उसको अगर CSC PSC NRC भर्ती करना तो भर्ती कराते हैं। अगर उसको समुदाय स्तर पे ही हस्तक्षेप करने की जरूरत है, उसको खान पान और तमाम सरकारी लाभ जो भी जॉब कार्ड, राशन कार्ड और शौचालय, स्वच्छ पेयजल, तो उसको भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक मॉडल बना हुआ, हर महीने तहसील लेवल पे, जिले लेवल पे बैठक होती है, वो डेटा निकल के आता है। उस डेटा में किसको क्या सुविधाएं मिली, नहीं मिली, इसकी मॉनिटरिंग की जाती है और उसको वो सुविधाओं से संतुष्ट किया जाता है जिससे कुपोषण में आने में मदद मिलती है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस अभियान से जुड़ने के लिए? कुपोषण एक जागरूकता का विषय है। इसके बारे में लोग मास मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और आंगनबाड़ी केंद्र से जो आप अच्छी जानकारी ले सकते हैं और हम लोग जो कैंप लगाते हैं उसमें अधिक से अधिक लोग सम्मिलित हों, उसके बारे में जानकारी लें और अपने परिवार को, अपने बच्चों को, महिलाओं को कुपोषण से और एनीमिया से बचाएं। इसके लिए सरकार, विभाग सभी हर स्तर पे तत्पर है। जनता को भी आगे आना होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राधेश्याम जी। थैंक यू। सामयिक चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे 7वां राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत बाल विकास परियोजना अधिकारी राधेश्याम पाल से खास बातचीत। वार्ताकार थीं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।